भारत का इतिहास। प्राचीन भारत 55,000 साल पहले पहले आधुनिक मानव या होमो सैपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां वे पहले विकसित हुए थे। दक्षिण एशिया में सबसे पहले ज्ञात आधुनिक मानव अवशेष लगभग 30,000 साल पहले के हैं। 6500 ईसा पूर्व के बाद खाद्य फसलों और जानवरों के पालतू बनाने, स्थायी संरचनाओं के निर्माण और कृषि अधिशेष के भंडारण के सबूत मेहरगढ़ और अन्य साइटों में दिखाई दिए, जो अब बलूचिस्तान, पाकिस्तान में हैं। ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुए। पहली शहरी संस्कृति दक्षिण एशिया में, जो अब पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में 2500-1900 ईसा पूर्व के दौरान फला फूला। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगा जैसे शहरों के आसपास केंद्रित और निर्वाह के विभिन्न रूपों पर निर्भर सभ्यता शिल्प उत्पादन और व्यापक व्यापार में मजबूती से लगी हुई थी। 2000-500 ईसा पूर्व की अवधि के दौरान उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों ने ताम्रपाषाण संस्कृतियों से लौह युग की संस्कृतियों में संक्रमण किया। वेद, हिंदू धर्म से जुड़े सबसे पुराने ग्रंथ इस अवधि के दौरान लिखे गए थे, और इतिहासकारों ने पंजाब क्षेत्र और ऊपरी गंगा के मैदान में वैदिक संस्कृति को स्थापित करने के लिए इनका विश्लेषण किया है। अधिकांश इतिहासकार इस अवधि को उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में भारत आर्य प्रवासन की कई लहरों को शामिल करते हुए मानते हैं। जाति व्यवस्था, जिसने पुजारियों, योद्धाओं और स्वतंत्र किसानों का एक पदानुक्रम बनाया, लेकिन स्वदेशी लोगों को उनके लेबल से बाहर रखा। इस अवधि के दौरान अशुद्ध व्यवसायों का उदय हुआ। दक्कन के पठार पर इस अवधि के पुरातात्विक साक्ष्य राजनीतिक संगठन के एक प्रमुख चरण के अस्तित्व का सुझाव देते हैं। दक्षिण भारत में गतिहीन जीवन की प्रगति का संकेत बड़ी संख्या में महापाषाण स्मारकों से मिलता है। अवधि साथ ही साथ कृषि, सिंचाई टैंक और शिल्प परंपराओं के आसपास के निशान। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में गंगा के मैदान और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के छोटे राज्यों और प्रमुखों ने 16 प्रमुख कुलीन वर्गों और राजतंत्रों में समेकित किया था, जिन्हें महाजनपद के रूप में जाना जाता था। उभरते हुए शहरीकरण ने गैर वैदिक धार्मिक आंदोलनों को जन्म दिया, जिनमें से 2 स्वतंत्र धर्म बन गए। जैन धर्म अपने आदर्श महावीर के जीवन के दौरान प्रमुखता में आया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित बौद्ध धर्म ने मध्यम वर्ग को छोड़कर सभी सामाजिक वर्गों के अनुयायियों को आकर्षित किया। बुद्ध के जीवन का वर्णन भारत में दर्ज इतिहास की शुरुआत के लिए केंद्रीय था। बढ़ते शहरी धन के युग में दोनों धर्मों ने त्याग को एक आदर्श के रूप में रखा, और दोनों ने लंबे समय तक चलने वाली मठवासी परंपराओं की स्थापना की। राजनीतिक रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध के राज्य ने मौर्य साम्राज्य के रूप में उभरने के लिए अन्य राज्यों को जोड़ दिया था या कम कर दिया था। साम्राज्य को एक बार सुदूर दक्षिण को छोड़कर अधिकांश उपमहाद्वीप को नियंत्रित करने के बारे में सोचा गया था, लेकिन इसके मुख्य क्षेत्रों को अब माना जाता है बड़े स्वायत्त क्षेत्रों द्वारा अलग कर दिया गया है। मौर्य राजाओं को उनके साम्राज्य निर्माण और सार्वजनिक जीवन के दृढ़ प्रबंधन के लिए जाना जाता है, क्योंकि अशोक के सैन्यवाद के त्याग और बौद्ध धम्म की दूर दराज की वकालत के लिए। तमिल भाषा के संगम साहित्य से पता चलता है कि 200 BC और 200 CE के बीच दक्षिणी प्रायद्वीप पर चेरों, चोल और पांड्यों राजवंशों का शासन था, जिन्होंने रोमन साम्राज्य और पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार किया था। उत्तर में भारत हिंदू धर्म ने परिवार के भीतर पितृसत्तात्मक नियंत्रण पर जोर दिया, जिससे महिलाओं की अधीनता बढ़ गई। 4ठी और 5वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य ने अधिक गंगा मैदान में प्रशासन और कराधान की एक जटिल प्रणाली बनाई थी। यह प्रणाली बाद के भारतीय राज्यों के लिए एक मॉडल बन गई। गुप्तों के तहत अनुष्ठान के प्रबंधन के बजाय भक्ति पर आधारित एक नए हिंदू धर्म ने खुद को मुखर करना शुरू कर दिया। यह नवीनीकरण मूर्तिकला और वास्तुकला के फूल में परिलक्षित हुआ, जिसे एक के बीच संरक्षक मिला। शहरी अभिजात वर्ग, शास्त्रीय संस्कृत साहित्य भी फला फूला और भारतीय विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित ने महत्वपूर्ण प्रगति की। मध्यकालीन भारत। भारतीय प्रारंभिक मध्ययुगीन काल 600 से 1200 CE तक क्षेत्रीय राज्यों और सांस्कृतिक विविधता द्वारा परिभाषित किया गया है। जब कन्नौज के हर्ष, जिन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक भारत गंगा के मैदान पर शासन किया, ने दक्षिण की ओर विस्तार करने का प्रयास किया, तो वह दक्कन के चालुक्य शासक से हार गए। जब उसके उत्तराधिकारी ने पूर्व की ओर विस्तार करने का प्रयास किया, तो वह बंगाल के पाल राजा से हार गया। जब चालुक्यों ने दक्षिण की ओर विस्तार करने का प्रयास किया, तो वे पल्लवों द्वारा दक्षिण की ओर से पराजित हो गए, जो बदले में पांड्यों और चोलों द्वारा और भी दूर दक्षिण से विरोध कर रहे थे। इस अवधि का कोई भी शासक एक साम्राज्य बनाने और लगातार भूमि को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। अपने मूल क्षेत्र से परे
इस समय के दौरान देहाती लोगों, जिनकी भूमि को बढ़ती कृषि अर्थव्यवस्था के लिए रास्ता बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई थी, को जाति समाज के भीतर समायोजित किया गया, जैसा कि नए गैर पारंपरिक शासक वर्ग थे। जाति व्यवस्था फलस्वरूप क्षेत्रीय अंतर दिखाने लगी। 6वीं और 7वीं शताब्दी में तमिल भाषा में पहले भक्ति भजन बनाए गए थे। वे पूरे भारत में अनुकरण किए गए थे और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और उपमहाद्वीप की सभी आधुनिक भाषाओं के विकास के लिए प्रेरित हुए। भारतीय राजघराने, बड़े और छोटे, और जिन मंदिरों को उन्होंने संरक्षण दिया, वे बड़ी संख्या में नागरिकों को राजधानी शहरों की ओर आकर्षित करते थे, जो आर्थिक केंद्र भी बन गए। भारत में एक और शहरीकरण होने के साथ ही विभिन्न आकारों के मंदिर शहर हर जगह दिखाई देने लगे। 8वीं और 9वीं शताब्दी तक दक्षिण पूर्व एशिया में प्रभाव महसूस किए गए, क्योंकि दक्षिण भारतीय संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था उन देशों को निर्यात की गई जो आधुनिक म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ब्रुनाई, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया का हिस्सा बन गए, और इंडोनेशिया। इस प्रसारण में भारतीय व्यापारी, विद्वान और कभी कभी सेनाएं शामिल थीं। दक्षिण पूर्व एशियाई लोगों ने भी पहल की, भारतीय मदरसों में कई प्रवास और बौद्ध और हिंदू ग्रंथों का अपनी भाषाओं में अनुवाद किया। 10वीं शताब्दी के बाद मुस्लिम मध्य एशियाई खानाबदोश कुलों, तेज घोड़ों की घुड़सवार सेना का उपयोग करते हुए और जातीयता और धर्म से एकजुट होकर विशाल सेनाओं को खड़ा करते हुए बार बार दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी मैदानों पर कब्जा कर लिया, जिससे अंततः 1206 में इस्लामी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। सल्तनत उत्तर भारत के अधिकांश भाग को नियंत्रित करना और दक्षिण भारत में कई आक्रमण करना था। हालांकि पहली बार भारतीय अभिजात वर्ग के लिए विघटनकारी सल्तनत ने बड़े पैमाने पर अपनी विशाल गैर मुस्लिम विषय आबादी को अपने कानूनों और रीति रिवाजों पर छोड़ दिया। 13वीं शताब्दी में मंगोल हमलावरों को बार बार खदेड़कर सल्तनत ने भारत को पश्चिम और मध्य एशिया में हुई तबाही से बचाया। उपमहाद्वीप में भागे हुए सैनिकों, विद्वान पुरुषों, मनीषियों, व्यापारियों, कलाकारों और कारीगरों के सदियों के प्रवास के लिए दृश्य स्थापित करना, जिससे उत्तर में एक समन्वित भारत इस्लामी संस्कृति का निर्माण हुआ। सल्तनत की छापेमारी और दक्षिण भारत के क्षेत्रीय राज्यों के कमजोर होने से स्वदेशी विजयनगर साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक मजबूत शैव परंपरा को अपनाते हुए और सल्तनत की सैन्य तकनीक पर निर्माण करते हुए साम्राज्य प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करने के लिए आया था और लंबे समय तक दक्षिण भारतीय समाज को प्रभावित करना था। प्रारंभिक आधुनिक भारत। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तरी भारत तब मुख्य रूप से मुस्लिम शासकों के अधीन मध्य एशियाई योद्धाओं की एक नई पीढ़ी की बेहतर गतिशीलता और मारक क्षमता के लिए फिर से गिर गया। परिणामी मुगल साम्राज्य ने उन स्थानीय समाजों पर मुहर नहीं लगाई जिन पर वह शासन करने आया था। इसके बजाय इसने उन्हें नई प्रशासनिक प्रथाओं और विविध और समावेशी शासक अभिजात वर्ग के माध्यम से संतुलित और शांत किया, जिससे अधिक व्यवस्थित, केंद्रीकृत और समान शासन हुआ। आदिवासी बंधनों और इस्लामी पहचान को छोड़कर विशेष रूप से अकबर के तहत मुगलों ने अपने दूर दराज के क्षेत्रों को एकजुट किया। वफादारी एक फारसी संस्कृति के माध्यम से व्यक्त की गई एक ऐसे सम्राट के प्रति जिसे लगभग दैवीय दर्जा प्राप्त था। मुगल राज्य की आर्थिक नीतियां कृषि से अधिकांश राजस्व प्राप्त करती थीं और ये अनिवार्य करती थीं कि करों का भुगतान अच्छी तरह से विनियमित चांदी की मुद्रा में किया जाए, जिससे किसानों और कारीगरों को बड़े बाजारों में प्रवेश करना पड़ा। 17वीं शताब्दी के दौरान साम्राज्य द्वारा बनाए गए सापेक्ष शांति भारत के आर्थिक विस्तार का एक कारक था, जिसके परिणामस्वरूप चित्रकला, साहित्यिक रूपों, वस्त्रों और वास्तुकला का अधिक संरक्षण हुआ। उत्तरी और पश्चिमी भारत में नए सुसंगत सामाजिक समूह, जैसे कि मुगल शासन के दौरान मराठों, राजपूतों और सिखों ने सैन्य और शासी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त किया, जिसने सहयोग या प्रतिकूल परिस्थितियों के माध्यम से उन्हें मान्यता और सैन्य अनुभव दोनों दिए। मुगल शासन के दौरान वाणिज्य के विस्तार ने दक्षिणी और पूर्वी भारत के तटों पर नए भारतीय वाणिज्यिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग को जन्म दिया। जैसे जैसे साम्राज्य का विघटन हुआ, इन कुलीनों में से कई अपने स्वयं के मामलों की तलाश और नियंत्रण करने में सक्षम हो गए। 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक वाणिज्यिक और राजनीतिक प्रभुत्व के बीच की रेखाएं तेजी से धुंधली होती जा रही थीं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सहित कई यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने तटीय चौकियों की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्रों पर नियंत्रण, अधिक संसाधन और अधिक उन्नत सैन्य प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी ने इसे अपनी सैन्य ताकत पर जोर देने के लिए प्रेरित किया और इसे भारतीय अभिजात वर्ग के एक हिस्से के लिए आकर्षक बना दिया। ये कारक कंपनी को 1765 तक बंगाल क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने और अन्य यूरोपीय कंपनियों को दरकिनार करने की अनुमति देने में महत्वपूर्ण थे। बंगाल के धन तक इसकी ओर पहुंच और बाद में इसकी सेना की ताकत और आकार में वृद्धि ने इसे 1820 के दशक तक भारत के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा करने या अपने अधीन करने में सक्षम बनाया।
भारत तब विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात नहीं कर रहा था जैसा कि लंबे समय से था, बल्कि इसके बजाय ब्रिटिश साम्राज्य को कच्चे माल की आपूर्ति कर रहा था। कई इतिहासकार इसे भारत के औपनिवेशिक काल की शुरुआत मानते हैं। इस समय तक ब्रिटिश संसद द्वारा अपनी आर्थिक शक्ति को गंभीर रूप से कम कर दिया गया था और प्रभावी रूप से ब्रिटिश प्रशासन का एक अंग बना दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा, सामाजिक सुधार और संस्कृति सहित गैर आर्थिक क्षेत्रों में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। आधुनिक भारत। इतिहासकार मानते हैं कि भारत का आधुनिक युग 1848 और 1885 के बीच किसी समय शुरू हुआ था। 1848 में लॉर्ड डलहौजी की ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति ने एक आधुनिक राज्य के लिए आवश्यक परिवर्तनों के लिए मंच तैयार किया। इनमें संप्रभुता का समेकन और सीमांकन, जनसंख्या की निगरानी और नागरिकों की शिक्षा शामिल थी। तकनीकी परिवर्तन, उनमें से रेलवे, नहरें और टेलीग्राफ, यूरोप में उनके परिचय के कुछ समय बाद ही पेश किए गए थे। हालांकि इस समय के दौरान कंपनी के साथ असंतोष भी बढ़ गया और 1857 के भारतीय विद्रोह को जन्म दिया। आक्रामक ब्रिटिश शैली के सामाजिक सुधारों, कठोर भूमि करों और कुछ अमीर जमींदारों और राजकुमारों के सारांश उपचार सहित विविध असंतोषों और धारणाओं से तंग आ गया। विद्रोह ने उत्तरी और मध्य भारत के कई क्षेत्रों को हिलाकर रख दिया और कंपनी शासन की नींव हिला दी। यद्यपि 1858 तक विद्रोह को दबा दिया गया था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का प्रत्यक्ष प्रशासन किया। एकात्मक राज्य और एक क्रमिक लेकिन सीमित ब्रिटिश शैली की संसदीय प्रणाली की घोषणा करते हुए नए शासकों ने भविष्य में अशांति के खिलाफ सामंती सुरक्षा के रूप में राजकुमारों और जमींदारों की भी रक्षा की। बाद के दशकों में सार्वजनिक जीवन धीरे धीरे पूरे भारत में उभरा, जिससे अंततः 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रौद्योगिकी की भीड़ और कृषि के व्यावसायीकरण को आर्थिक झटके से चिन्हित किया गया था और कई छोटे किसान दूर दराज के बाजारों की सनक पर निर्भर हो गए थे। बड़े पैमाने पर अकालों की संख्या में वृद्धि हुई और भारतीय करदाताओं द्वारा वहन किए जाने वाले बुनियादी ढांचे के विकास के जोखिमों के बावजूद भारतीयों के लिए बहुत कम औद्योगिक रोजगार पैदा हुआ। लाभकारी प्रभाव भी थे। वाणिज्यिक फसल, विशेष रूप से नवनिर्मित पंजाब में आंतरिक खपत के लिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। रेलवे नेटवर्क ने महत्वपूर्ण अकाल राहत प्रदान की, विशेष रूप से चलती माल की लागत को कम किया और नवजात भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग की मदद की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिसमें लगभग 10 लाख भारतीयों ने सेवा की, एक नई अवधि शुरू हुई। यह ब्रिटिश सुधारों के साथ साथ दमनकारी कानून, स्वशासन के लिए अधिक कठोर भारतीय आह्वान और असहयोग के एक अहिंसक आंदोलन की शुरुआत द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसके नेता और स्थायी प्रतीक मोहनदास करमचंद गांधी बन गए थे। 1930 के दशक के दौरान अंग्रेजों द्वारा धीमी गति से विधायी सुधार लागू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने परिणामी चुनावों में जीत हासिल की। अगला दशक संकटों से घिरा था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय भागीदारी, असहयोग के लिए कांग्रेस का अंतिम धक्का और मुस्लिम राष्ट्रवाद का उभार। 1947 में स्वतंत्रता के आगमन से सभी सीमित थे, लेकिन भारत के दो राज्यों, भारत और पाकिस्तान में विभाजन से शांत हो गए। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की आत्म छवि के लिए महत्वपूर्ण इसका संविधान था, जिसे 1950 में पूरा किया गया, जिसने एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की। 1990 के दशक में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण ने एक बड़े शहरी मध्य वर्ग का निर्माण किया, भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक में बदल दिया और इसके भू राजनीतिक दबदबे को बढ़ा दिया। भारतीय फिल्में, संगीत और आध्यात्मिक शिक्षाएं वैश्विक संस्कृति में बढ़ती भूमिका निभाती हैं। फिर भी भारत ग्रामीण और शहरी दोनों तरह की प्रतीत होने वाली अधिक गरीबी से भी आकार लेता है, धार्मिक और जाति संबंधी हिंसा से, माओवादी प्रेरित नक्सली विद्रोहों द्वारा और जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में अलगाववाद द्वारा। इसके चीन और पाकिस्तान के साथ अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद हैं। भारत की सतत लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं विश्व के नए राष्ट्रों में अद्वितीय हैं। हालांकि अपनी हाल की आर्थिक सफलताओं के बावजूद अपनी वंचित आबादी के लिए अभाव से मुक्ति अभी भी एक लक्ष्य है जिसे हासिल किया जाना बाकी है। फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए वर्ल्ड वाइड नॉलेज हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।